अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी अंकल आंटी की। बबरचन आंटी और अंकल हकीम अंकल जो हैं उनकी सॉरी बर्थडे नहीं, मेरे ख्याल में तो ये अभी पैदा ही नहीं हुए हैं, क्योंकि आंटी जी जो है ना वो तस्लीम करने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है ना कि उनकी शादी को इतने अरसे हो गए हैं या वो दुनिया में आ चुकी हैं या उनके इतने बच्चे हो चुके हैं। आंटी जी तो बस अभी बेचारी अंडे से निकली ही नहीं है। जब अभी माँ अंडे से नहीं निकली तो बेटियां कहाँ अंडे से निकली होंगी हैं। ऐਵੇਂ तो नहीं मैं कहती ना छोटी बेटी को चूजी। तो बहरहाल जी आज बात होगी आंटी जी की एनिवर्सरी पर, जहाँ पे ना चाहते हुए भी उनकी छोटी बेटी ने इनकी शादी का जो अरसा है वो रिवील कर दिया कि इतने साल हुए हैं। और उसके बाद इतने बड़े दिन भी आंटी साहिबा जो हैं वो झूठ बोलने से बाज ना आई और कुछ शिकवे और शिकायतें लेकर बैठ गई, जिस पर सगी औलाद ने आंटी जी की बात को झुटला कर उन्हें झूठा साबित कर दिया। इस पे बात करते हैं। और बात होगी जी अंकल जी को चुप क्यों लग गई है, मुझे ये समझ नहीं आती। ये वही अंकल हैं जो पंचायत लगाते थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी आपको याद होगा, और बड़ी बड़ी जो है ना अंकल जी दावे करते थे और 6-6 फैक्ट्रियाँ दुबई में घर लेना था। मैंने मना किया, मेरी बीवी बड़ी रिच है, बड़ी अमीर है, बड़ी जो है इसकी लग्जरी लाइफ है और इसको हल्का मत लेना। तुम तो वकीलों की फ़ीस भी नहीं भर पाओगे है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ख़बरदार बाज आ जाओ, ये वो ऐसे वैसे। और मतलब कि बहुत मैंने वीडियोस देखी हैं ऐसे, पहले भी कुछ साल पहले, तो मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो अंकल हट हट के आते थे, लेकिन अब कुछ सालों से मैं देख रही हूँ, 1 साल हो गया तकरीबन, 1 डेढ़ साल, कि अंकल जी बिल्कुल खामोश हो गए हैं। यहाँ तक कि जब उनकी अपनी सगी वो कहते हैं ना भाभी भी आई थी तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे, लेकिन उनके मुंह से कोई बात नहीं निकली। क्या डर है, क्या खौफ है जो अंकल को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा है और उनकी बोलने की आदत जो है वो कम से कम होती जा रही है। कुछ नहीं बोला अंकल ने आज भी। इस पे भी बात करते हैं, तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इस जोड़े को सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे, इन्हें अपनी औलाद और औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी अब कल ही इनकी जो पहले तो आंटी के मैं झूठ को एक्सपोज करती हूँ, जिन्होंने अपनी एनिवर्सरी के दिन भी ऑन कैमरा अपने शोहर के शिकवे और शिकायतें जो है उन्होंने शुरू कर दी, जो आंटी की आदत है वो हम नवाज आएंगे अपनी आदत से, आंटी की आदत है बस, ठीक है। आंटी जी को कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो आंटी को परफेक्ट लगता हो, जो जिसके बारे में वो कह सके कि इस बंदे से मैं मुतमईन हूँ, सिवाय अपनी 2 बेटियों के। तो अभी कल ही एक वीडियो मैंने देखी, शायद आंटी जी की थी, जिसमें उनकी बेटी जो है कोई पुराना सा अटैची खोल के बैठी थी या सूट केस था शायद, हाँ, जिसमें कुछ चीज़ें थी। तो आंटी जी फरमा रही थी कि ये तुम्हारे अब्बू ने मुझे गिफ्ट दी थी चीज़ें, सूट था या पता नहीं क्या था, क्योंकि मैंने सही से वीडियो नहीं देखी, लेकिन ये मैंने सुना कि वो आंटी जी कह रही है कि तुम्हारे अब्बू ने ये मुझे दिया था, है नहीं अम्मा, आपने तो हमें ये कभी दिखाया नहीं। इस तरह की कुछ उसकी वर्डिंग थी इसकी बेटी की। तो आंटी जी कह रही थी कि, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद बेटी ने पहले देखी नहीं थी, और कह रही थी कि अम्मा ने हमसे छुपा के रखी हुई थी। तो आंटी जवाब दे रही थी कि ये तुम्हारे अब्बू ने गिफ्ट दिया। और आंटी जी की यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। अभी पिछले ये जो बर्थडे गुजरा है ये या उससे पिछला मुझे याद नहीं, लेकिन वीडियो में अंकल ने इनको सूट ला के दिए थे, एक से ज़्यादा, और ख़ुद लेके आए थे। मेरे ख्याल में 2 थे या एक था, एक तो था, दूसरे का मुझे अब कन्फर्म नहीं है। और वो अंकल जी खुद लेके आए थे अपनी चॉइस से, और बड़ा अच्छा सूट था। और जी क्या कहते हैं, ईद एक ऐसी ईद थी जिसमें अंकल जी आंटी जी को स्पेशल कराची ले गए थे शॉपिंग करवाने के लिए, जिसमें आंटी ने कहा था कि औरत जितना मर्ज़ी खुद ख़रीद ले, लेकिन जो शोहर ख़रीद के देता है ना उसका एक मतलब कि शॉपिंग करवाता है ना, उसका मज़ा एक अलग होता है। लेकिन आज आंटी जी इन सारी चीज़ों को भूली बैठी थी, पता नहीं सठिया गई हैं खुशी के मारे, समझ नहीं आई वल्लाह आलम क्या, कि ऑन कैमरा कह दिया कि तुम्हारा बड़ी बात है कि मेरा शोहर मुझे कह रहा है कि चलो तुम्हें ना कुछ दिलवा देता हूँ सूट वगैरह एनिवर्सरी के लिए तुम्हारा गिफ्ट। तो बेटी और बेटे ने माँ को की बात को झुटलाते हुए कहा कि हमारा अब्बा ऐसा नहीं है, ठीक है, आप गलत बोल रही हैं। कि क्यों, आंटी ने कहा ना तो ये मुझे कहते हैं कहीं जाने के लिए और ना ये शॉपिंग के मामले में इनका दिल खुला है। जिसके बाद उनकी बेटी और उनके बेटा जो है उन्होंने अपनी माँ को कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों आदतें हमारे अब्बा में नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आंटी जी तो अपनी बात जो है ना उससे पीछे हटती नहीं है। ऊपर से वो
بیٹی جو ہے وہ اماں کو کہہ رہی ہے سونے کا سیٹ لے لو، ایک پلاٹ لے لو، یہ لے لو وہ لے لو. تو بھائی بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے شوہر کی کتنی سی کمائی ہے اور کیا میں لے سکتی ہوں کیا نہیں لے سکتی. تو انٹی فرماتی ہیں کہ سونا بڑا مہنگا ہو گیا ہے. تو آپ کے لیے کیا مہنگا ہے مجھے یہ بتائیں نا. آپ کی لاکھوں کی ارننگ ہے، 6 آپ کی فیکٹریاں ہیں ماشاءاللہ، آپ کے سارے بچوں کے نام پہ آپ کا پینٹ بکتا ہے، اتنا بڑا آپ کا بزنس ہے پورا. ایک آپ نے جو ہے نا محل کیا بڑا کنالوں میں آپ نے ایک سیٹ اپ لگایا ہوا ہے جہاں سے آپ کی لاکھوں میں آمدن آتی ہے. اوپر سے آپ کے ماشاءاللہ چینل بھی چل رہے ہیں، بہو کا بھی چل رہا ہے، ساس کا بھی چل رہا ہے. تو کیا دقت کیا ہے؟ سونا گولڈ کیوں نہیں لے سکتی؟ آپ کی جیسی کتنی انفلوئنسرز ہیں جو آئے روز گولڈ خریدتی رہتی ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ آپ گولڈ نہیں خرید سکتی؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی. آپ کی لاکھوں کی آمدن ہے آپ کی، نہ کوئی آپ نے اتنا بڑا شاندار گھر بنایا جس پہ میں کہوں کہ آپ کا بھائی کروڑوں کا خرچہ ہو گیا اور اب آپ جو ہے وہ آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ جیسے کتنی انفلوئنسرز ہیں جنہوں نے آپ سے بھی بڑے بڑے گھر بنائے ہیں، آپ سے بھی بڑا انہوں نے اپنا اچھا ایک لائف سٹائل مینٹین کیا ہوا ہے. تو آپ تو بھی وہیں کی وہیں ہیں. آپ نے کتنی ترقی کی ہے. میں یہ نہیں ٹونٹ نہیں مار رہی، لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کو اتنا دے رہا ہے نا. تو ایک طرف آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم دبئی میں بھی گھر بنا سکتے ہیں. میں نہ کہتی یہ بات، یہ آپ نے خود مجھ سے کلوائی ہے کہ بھئی آپ کا کوئی خاص لائف سٹائل چینج نہیں ہوا. ویسے دیکھا جائے تو جو شادی کے شروع کے دن تھے اس حساب سے تو آپ بہت اچھی جا رہی ہیں، اللہ آپ کو اور اوپر لے کے جائے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے اور آپ نے ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تو دبئی میں گھر بنانا چاہتی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ ایسے ہیں نا جہاں پہ یہ ایک دفعہ مطلب بیٹھ گئے نا وہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے. یہ کرائے کے گھروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور اب یہ اس گھر کو بھی چھوڑنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. یہ تو نئے گھر میں بھی نہیں جانا چاہتے. میں ان کو بڑی مشکل سے منا رہی ہوں لیکن یہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور یہ جا نہیں رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوگا، میں کیسے بچوں کو اکیلا چھوڑ دوں وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے کہا تھا. ایک طرف تو آپ کی حیثیت اتنی ہے کہ آپ دبئی، کراچی، بیریا ٹاؤن اور اسلام آباد، لاہور کہیں پہ بھی ایک اچھا گھر خرید سکتی ہیں، لیکن ایک طرف آپ کی اوقات اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ ایک گولڈ کی چین آپ کے ہسبینڈ آپ کو گفٹ کر دے. تو میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نہیں لے کے جاتے ہمیشہ. میں کہتی ہوں تو ہسبینڈ میرے جاتے ہیں. جب کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے جب آپ کھانے پہ گئی تھیں، کم بھی ساتھ تھی، تو آپ نے ایک بات کی تھی کہ میری ساس کو نا یہ عادت پسند نہیں تھی باہر جا کے کھانے کی. میرے ساس اور سسرال والوں کو نا یہ فضول خرچی لگتی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ شروع سے ان چیزوں کے عادی ہیں. یہ مجھے شروع سے ہی باہر لے کے جاتے تھے. ان کی یہ شروع سے عادت ہے. ایک تو گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہیں، دوسرا میرے شوہر کہتے ہیں کہ آج کا دن اچھا گزر گیا تو بس کل کا اللہ والے سے ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں سوچتے کہ باہر کھانے سے کوئی مطلب پیسے خرچ کرنے سے ہم غریب ہو جائیں گے یا پھر ہوگا نہیں یا جو بھی، یا جو آپ کی زندگی اچھی نہیں گزر رہی تو جوڑنے کا کیا فائدہ. میرے ہسبینڈ کا یہ ذہن ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی شور تمام لڑکیوں کو دے. تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بالکل بھی گھبراتے نہیں ہیں. میں جدھر بھی کہتی ہوں جہاں بھی وہ لے جاتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں نہیں چلتا. وہ گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم جتنی مرضی شاپنگ کر لیں. اور اکثر آپ مال میں نظر آتی ہیں تو آپ ایک ہی بات کرتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے یہاں سے یہ کھانا، یہاں سے یہ کھانا، یہاں سے یہ کھانا. تو وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں تو ہی آپ کھاتی ہیں نا. لیکن آج تو آپ صاف مکر گئی. اتنے بڑے دن آپ نے اپنے شوہر کو جھوٹا بنا کے پیش کر دیا ہے اور ان کی ویلیو زیرو کر دی اور سارا کریڈٹ خود لے لیا کہ بھئی وہ تو میں جاتی ہوں میں لے کے. مطلب آپ خرچے کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے ہسبینڈ کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو شاپنگ کروائیں، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو باہر آؤٹ ڈور ایٹنگ کروائیں، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ آپ کو گھمانے پھرانے لے جائیں. یہ جو آپ نے 40 سال عیاشی کی ہے تو یہ ساری آپ نے اپنے پیسے سے کی ہے. حالانکہ آپ کے چینل کو تو تقریباً 7 سے 8 یا 9 سال ہو گئے ہوں گے. اس سے پہلے جو آپ نے اتنا عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارا اور آپ اپنی پرانی میموریز بھی ہم سے شیئر کرتی ہیں، اس میں آپ نے بہت سارے مطلب کہ دوسرے ملکوں کی بھی آپ نے سیر سپاٹے کیے ہوئے ہیں، وہ بھی. اور ناران، کغان، مری، اسلام آباد، یہ تو آپ کی چینل بننے سے پہلے کی آپ کی روٹین تھی کہ آپ ہر سال کہیں نہ کہیں ٹرپ پہ جاتے تھے. تو اس سے کہتے ہیں کسی کے کیے کرائے پہ پانی پھیرنا. بہت مجھے دکھ ہوا ہے. ابھی تو اتنی باتیں پرانی نہیں تھیں، ہمیں بھی یاد ہے کہ کب کب انکل نے آپ کو گفٹ دیے، کب کب انکل نے آپ کو شاپنگ کروائی. لیکن اپنے ہی جوان بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو آپ نے مطلب کہ اب میں کیا کہوں. لیکن بیٹی نے تو نہیں مانی نا آپ کی بات، نہ آپ کے بیٹے نے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارا والد کیسے ہے. دوسری بات یہ جی
पिछले कुछ महीनों से अंकल जी को एक चुप लग गई है। आंटी जी बस बोलती रहती हैं, अंकल जी सुनते रहते हैं, और ऐसे लगता है जैसे अंकल जी यतीम पैदा हुए हैं। ना उनकी अम्मा थी ना अब्बा थे। दुनिया में जब वो आए हैं तो बेचारे अकेले थे। नाउज़ मैं मतलब कोई मतलब ऐसी सिचुएशन उनकी आंटी दिखाती हैं ना। कभी उनकी वालदा का उनके मुंह से जिक्र नहीं सुना, कभी बाप का, कभी भाइयों का। अंकल आंटी अपने माँ को याद करती है, बहनों को, भाइयों को, सबको याद करती है। स्पेशली बड़ी बहन और बड़े भाई के का बड़ा तस्करा होता है, ठीक है। बाकियों का भी कभी कभी जिक्र कर देती हैं, लेकिन कुछ अच्छे अल्फाज से नहीं करती, लेकिन ये है कि करती हैं वो, ठीक है। लेकिन अंकल जी को के अंदर जुर्रत नहीं है कि वो अपने भाइयों की, अपनी वालिदा की, शुरू में अंकल ने अपनी वालदा की, और कभी कभी शुरू में कर देते थे, और वहाँ पे अंकल जी सिर्फ अपनी वालदा की मतलब कि कोई अच्छी बात नहीं करते थे अपनी वालदा के हवाले से। और यही वजह है कि आंटी भी हमेशा अपनी सास की बुराइयां ही करती हैं, क्योंकि देखें, माँ बाप की बुराइयां अगर मैं अपने शोहर के सामने अपने वालिदैन की बुराइयां करूँगी तो क्या मेरा शोहर उनकी तारीफ़ें करेगा? कभी भी नहीं। तो इसी तरह जब अंकल जी ने अपनी कमज़ोरियाँ आंटी जी के हाथ में दी हुई हैं कि मेरी अम्मी सख्त मिजाज थी, मेरी अम्मी ऐसे थी वैसे थी, तो वही चीज़ें आंटी ने रट्टे लगाए हुए हैं। और अब अंकल जी तो ये भी नहीं कह सकते ना कि अब तो मेरी माँ को माफ़ कर दो, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही आंटी ने अपनी सास को सौ के बारे में बातें की, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अब इस दुनिया से जो चले गए हैं उनके बारे में तो प्लीज़ खुदा का वास्ते आंटी जी इस तरह की बातें ना करें। लेकिन अंकल जी में हिम्मत नहीं है कि वो उनको रोक सके, क्योंकि ये अंकल जी ने खुद उनको मौका दिया। अभी पिछले दिनों इनकी भावज आई थी, अंकल जी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, हमने खुद देखा अपनी आंखों से कि वो रोने लग गए, कांपने लग गए, और वो इतने मतलब तरसे हुए थे कि उनके गले लग गए ना। कि लोगों ने एतराज़ भी किया कि भाभी के गले क्यों लगे हैं, ना मेरा वो है। लेकिन मैं उनकी फीलिंग समझ रही थी कि वो एक भाभी माँ की जगह थी, और उनको वो सारी चीज़ें याद आ रही थी जो जिस वक्त को वो उस टाइम बुरा समझते थे। लेकिन अब उनको ये फ़ील हो रहा था कि मैं गलती पर था, और माँ बाप ऐसे ही होते हैं, और मेरे माँ बाप अच्छे थे, मेरे खैर ख्वाह थे। लेकिन मैं उनकी चीज़ें, उनकी बातें, वो सब जो है उस टाइम, क्योंकि जवानी होती है तो जवानी में इंसान की सोच और तरह की होती है। पता तब चलता है जब इंसान खुद उस लेवल पे होता है जिस जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अंकल जी को बहुत मुझे लगा कि पछतावा हुआ है, और पुरानी यादें, वो घर जहाँ पे भाई भाभियाँ, वालिदा का प्यार, कभी डांट, कभी डपट, कभी मारना, कभी सख्तियाँ हैं वालिद का, कभी समझाना, कभी प्यार करना, कभी डांटना, वो अंकल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो भाभी को देख के बहुत इमोशनल हो गए। लेकिन जी आंटी की वजह से कुछ भी बोल ना सके, कुछ भी बोल ना सके। तो ज़ाहिर बात है, जिस घर में औरत की पावर हो, जिस घर में कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे आंटी जी की लाठी है, उन्हीं की भैंस है। वो जिधर को मर्ज़ी जो है वो खींचे उस भैंस को, जो भी मर्ज़ी हो करें, तो उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो इमारत खड़ी हुई है इनकी कामयाबी की, ये कहीं ना कहीं इसमें अहम रोल प्ले किया आंटी जी ने। और आंटी जी की टांग अब ऊपर है, तो अंकल जी जो हैं वो आंटी जी के सामने, उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि वो उनके सामने बोल सकें। तो यही वजह कि वो आज भी खामोश नज़र आए। बाकी जी इनकी शादी को जितने भी साल हुए हैं ना, छुप नहीं सकती। जब आप मीडिया पे आ जाते हैं ना, आपकी एज आपके फेस से नज़र आती है, आपकी मेमोरीज़, आपकी हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे पड़ी है। तो आप चाह कर भी इस बात को छुपा नहीं सकते कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है, और आप चाह के भी अपनी जो आपकी एज होती है उसको छुपा नहीं सकते। हाँ, 2-4 साल ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप छुपा नहीं सकते। तो अब 26-27 साल की, तो 25 साल की थी जब इसकी बेटी की शादी हुई है, ये छोटी वाली, तो 2 साल वो बड़ा है। तो अब शायद 26-27 साल की वो होगी, और 30 साल का इनका ये बेटा हो गया, शायद 30-31 साल का। और इसी तरह फिर दूसरा बेटा भी, और फिर बड़ी बेटी भी 40 के करीब है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है इनसे। तो आंटी जी क्या फ़र्क पड़ता है, 40 साल हो गए हैं, 42 साल हो गए हैं, है, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। जो रियलिटी है वो तो वही है, रहेगी ना। किसी के कहने या ना कहने से कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। किसी ने अगर कह दिया कि आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं, तो जो सच है सच तो वही रहना है ना। तो वहाँ पे फिर इन्होंने कहा कि भी लोग हमें ऐसे कहते हैं हम 50 के हैं, कोई कहता है हम 55 के हैं, हम ये हैं वो हैं। तो देखें, बात तो ये सच है कि आप अपनी माँ से बड़ी लगती हैं, क्योंकि आप लोगों का अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ना तो वो ना सिर्फ पुरिया बल्कि ये छोटी वाली भी अपनी अम्मा से भी बड़ी लगती हैं। अम्मा कुछ स्मार्ट हैं तो फिज़िक के हिसाब से वो यंग लगती हैं, लेकिन फेस पे उनका उनका फेस जो है वो बताता है कि वो 55 प्लस हैं, ठीक है। बाकी जी गैब का इल्म अल्लाह जानता है।
कोई मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ता है। अल्लाह से बस खैर मांगनी चाहिए। उम्र कोई भी हो, हर उम्र हसीन होती है, अच्छी होती है। अपनी एज को एंजॉय करना चाहिए, अपने रिश्तों को, जो आपके नवासे नवासे पोतियाँ पोते हैं, उनको एंजॉय करना चाहिए। पर आंटी जी ने तो मना किया हुआ है ना, वो कहती है मैं तो अभी जवान मुझे तुम लोग ना नानी या दादी तुम लोग नहीं बोल सकते। हालांकि आंटी की आधी एज की भी खवातीन हैं जिनके मतलब यंग एज में शादियां होती हैं, फिर बच्चों की भी यंग एज में शादियां होती हैं, तो वो जवानी में नानी नाना दादी दादा लोग बन जाते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये आंटी जी जो है ना, वो इस चीज़ को वाकई में तस्लीम नहीं करती। जैसे आज उन्होंने अपनी बेटी की बात को झुटलाया कि हमारी शादी को 40 साल नहीं हुए, ऐसे ही आंटी अपने नवासे नवासियों को भी कहती हैं कि भाई इस तरह बोलोगे तो शायद मैं बूढ़ी लगूँ। तो आंटी जी जो आप हैं ना वही हैं, ठीक है। बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।